हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स 2023 में सीईटी बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड के लिए होने वाला है 2023 का, ज़्यादा उम्मीद है कि मार्च के एंड तक आपका फॉर्म आ जाए और अप्रैल में फॉर्म भरा जाता है लास्ट तक, और मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में बीएड करना दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है आजकल, क्योंकि बीएड का फीस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिहार से बीएड करने में दोस्तों आपका फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इन फीस और सिलेबस वगैरह, कौन कौन सा कॉलेज है, किस में कितना सीट वगैरह है, ओके, इन सब की जानकारी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब कि फीस बीएड का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। मतलब आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप मेरिट में आ सकते हैं और आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। गवर्नमेंट का बहुत ही कम फीस है। कितनों ज़्यादा है तो 20,000 से 25,000 में आपका दोनों साल का निकल जाएगा। और यही अगर प्राइवेट में करवाते हैं कहीं पर, तो आपको अप्रॉक्स 3 लाख तो पड़ ही जाएगा। 3 लाख पड़ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है आपका फीस में। ओके, तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में आए तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। डेली कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। देखिए, इसका जो हिंदी इंग्लिश का पेपर आता है आसान रहता है। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो रहता है थोड़ा, वो भी बहुत आसान रहता है। मैथ रीजनिंग वगैरह से तो बहुत आसान रहता है। जो ज़्यादा मायने रखता है वो आपका है जीके जीएस। जिनका जीके जीएस अच्छा है, ओके, तो वही वो मतलब आगे जाएंगे, और जिनका जीएस अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा बीच में रह जाएंगे, 50-60 नंबर के बीच में रह जाएंगे। लेकिन जिनका जीके जीएस अगर अच्छा है तो वो 90 से 100 के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो 40 नंबर का होता है बहुत ही स्कोरिंग होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आसानी से नंबर ले आते हैं। ओके, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आगे दिन भी करते जाएंगे हर एक टॉपिक से। जो भी आपका बीएड का सिलेबस है उन सब टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से एक अलग से कोई किताब को मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो किताब परचेज कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जीएस में पूछा जा सकता है, आपके करंट अफेयर्स भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आगे भी चीज़ हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि दोस्तों पंजाब है ही, मतलब 5 नदियों का जो दोआब है वो पंजाब है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए गया, पंजाब। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू? तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, महात्मा गांधी। देखिए, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हिंद स्वराज यह मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 1909 में स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखी गई। 1909 में इन्होंने लिखा था। यह एक संवाद रूप में, अर्थात पाठक और किसी पत्रिका समाचार पत्र के संपादक के बीच चर्चा के रूप में लिखी गई है। मतलब नहीं, कोई मान लीजिए कोई इंटरव्यू लेता है, किसी भी न्यूज़पेपर का कोई एडिटर होता है और किसी का इंटरव्यू लेता है, तो इस प्रकार से इसको लिखा गया है। हिंद स्वराज या भारतीय गृह नियम में 20 छोटे अध्याय शामिल है। मुख्य रूप से हिंद स्वराज 2 मुद्दे से संबंधित है। पहला, आधुनिक सभ्यता की आलोचना, जो भी मॉडर्न कल्चर है उसका एक प्रकार से क्रिटिसिज्म है। और दूसरा है भारतीय स्वराज की प्रकृति और संरचना और इसे प्राप्त करने के साधन और तरीके। ऑल राइट, इसके बारे में लिखा हुआ है। यह पुस्तक मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी तो गुजरात से ही थे। जो महात्मा गांधी की मूल भाषा थी, यह गांधी जी द्वारा लंदन से दक्षिण अफ्रीका के चरण में लिखी गई। लंदन से जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान उन्होंने थे, तो उनके बीच में इन्होंने किताब को लिखा था। देखिए, कुछ और किताबें जहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए, अनहैप्पी है इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ये अक्सर पूछा जाता है, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 23 जनवरी को प्रत्येक साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को याद रखिएगा, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की याद में। फिर है मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी का अपना किताब है, उनका ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये और हिंद स्वराज, ये तो आप जानते हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके एग्जाम में भी। आपको अगर चाहिए कि 2022 में जो बीएड में पूछा गया था जीके जीएस में क्वेश्चन, अगर आपको उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसका भी 2022 में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यदि आपको चाहिए तो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी फंडामेंटल राइट है। मान लीजिए 12 से 35 में फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। ये सब कई अधिकार दिए गए हैं जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट यहाँ के नागरिकों को। ओके, मान लीजिए उसमें किसी प्रकार का कोई हनन करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो उसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में लिखा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है, मतलब सॉरी फंडामेंटल राइट का आत्मा कहा है। ओके, तो थर्ड सही है। देखिए आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं हार्ट और आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपका या किसी और का किसी भी प्रकार का जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है, किसी प्रकार के कोई उसको शोषण करता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप अपने किसी और दूसरे मुद्दे को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप प्रोसेस में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में अगर किसी प्रकार का किसी ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया तो आप डायरेक्ट आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमको ये अधिकार दिया गया है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। देखिए इस टोटल जो है आपको 32 के अंदर मतलब 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। यह याचिका एक ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया हो, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में हो। यदि ऐसी नज़रबंदी अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा करने के लिए भी यह याचिका जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन किसी कारणवश जो पुलिस है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है, तो उसका कोई भी व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट वहाँ से हेवियस कॉर्पस जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण कि जल्दी से जल्दी तुम उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। ओके, उसी के बारे में यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस इसको कहते हैं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की याचिका जारी की जाती है। एक प्रकार से आदेश जारी किया जाता है कि जब किसी सरकारी न्यायालय नियम या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई सार्वजनिक कर्तव्य करना होता है और वह ऐसा करने में विफल होता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉडी है, ओके, या कोई निजी बॉडी भी हो सकती है, सॉरी गवर्नमेंट बॉडी जो सरकारी न्यायालय निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण कोई भी मतलब पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है, तो उसको किसी प्रकार का आदेश देना हो तो मैंडेमस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है प्रतिषेध। यह एक याचिका है जो एक व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकने को की दृष्टि से जारी की जाती है जिसका वो हकदार नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में पोस्ट पे है, ओके, किसी पोस्ट पे है, लेकिन वो गलत तरीके से उस पोस्ट पे आ गया है, वो उसका हकदार नहीं है, तब जो है उसको प्रतिषेध के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रतिषेध जारी कर सकता है, एक प्रकार का रीट है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को याचिका सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। ये भी मतलब एक प्रकार का इसको पोस्टमार्टम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करता है। देन है अधिकार अपेक्षा, क्वे वारंटो। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा एक अधिकार या अधिपत्र द्वारा पूछने के लिए अधिकार परीक्षा की याचिका जारी की जा सकती है। यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। ये टोटल 5 प्रकार का रीट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन से आपका क्वेश्चन जो है 100% आता है। ये कभी कभी ये पूछ देता है कि इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के जो सबसे पहले महासचिव कौन थे, कहाँ के थे, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क। देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। टोटल 193 इसके कंट्रीज के सदस्य, याद रखिएगा। जो साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान है, 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला नवीनतम और 193 देश है। ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है, तो साउथ सूडान या दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, जब चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारें और अधिकांश अन्य देशों ने इसकी पुष्टि की थी। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम एक प्रकार का क्लासिकल डांस है। टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांस है, आप जानते हैं, जिसमें मोहिनीअट्टम एक है, 2 ये कहाँ का है, केरल का है। ओके, मोहिनीअट्टम केरल का है। देखिए मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य रूप की उत्पत्ति और लोकप्रियता तंजावुर चोकरी में से एक महान तमिल नृत्य गुरुवडिवेलु से निकटता से जुड़ी हुई है। मोहिनीअट्टम
एक सुंदर नृत्य है और जिसे किसी महिला द्वारा एकल तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी शब्द से बना है जिसका अर्थ है एक महिला जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, और आटम का अर्थ है सुंदर और कामुक शारीरिक मुद्राएं। ओके, मोहिनीअट्टम याद रखिएगा, तमिलनाडु केरल में एक प्रकार का क्लासिकल डांस है। नीति आयोग और आपका जो पंचवर्षीय योजना है उससे क्वेश्चन 100% रहता है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना पहला जो है किस मॉडल पे बेस्ड था। हेराल्ड डोमर, सेकंड आपका पीसी मालनोबिस, थर्ड जो मॉडल है उस सब पे भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में उसको स्थापित किया गया था। ये सब क्वेश्चन आपका आता है जो भी 5 ईयर प्लान है योजना आयोग से और नीति आयोग से। देखिए नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थर्ड है फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है, फोर्थ है। ओके, देखिए नीति आयोग को जो अगर पूछे तो इसका अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी, फिलहाल सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है और परमेश्वर अय्यर जी जो हैं ये इसके सीईओ हैं। याद रखिएगा सीईओ कौन है तो परमेश्वर अय्यर, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंस्टीट्यूशन को आपको इंस्टीट्यूट लिख देगा तो याद रखिएगा पूरा है इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत के योजना आयोग के स्थान पर बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बनाया गया। मतलब मोदी जी 2014 में इसका मतलब इसके बारे में घोषणा किए थे और 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। भारत सरकार ने अपने सुधार घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। ओके, 1 जनवरी 2015 जैसा हम अभी ने बताया आपको कि 2015 को योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का मतलब नीति आयोग का निर्माण किया गया। और जब इससे पहले कौन सा योजना आयोग चल रहा था तो 12वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था। याद रखिएगा 12वां पंचवर्षीय जो 2012 से 2017 में रनिंग में था, इसी को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जनवरी 22 में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ। लास्ट ईयर जो जनवरी 2022 था उसमें पंडित बिरजू महाराज जो कथक के बहुत बड़े एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि कथक डांसर थे, इनका निधन हो गया था। उनका मूल नाम क्या है तो ब्रिजमोहन मिश्रा उनका मूल नेम था, ओरिजिनल नेम ब्रिजमोहन मिश्रा। याद रखिएगा जो बिरजू महाराज थे उसका नाम था ब्रिजमोहन मिश्रा। देखिए ब्रिजमोहन मिश्रा को पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। वह भारत में कथक नृत्य के हंडिया, रिखीपुर, लखनऊ, कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं। जन्म 4 फरवरी 1938, हंडिया। मृत्यु इनका मतलब 2022 में जनवरी में हो गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए हाल ही में कौन सा अधिनियम चर्चा में है। पहले आप जानते थे कि जो फीमेल के लिए मैरिज का एज कितना था तो 18 साल था और मेल के लिए कितना था 21 था, लेकिन अब लड़कियों का भी एज बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। ओके, तो ये था आपका बाल विवाह जो निषेध अधिनियम जो एक्ट आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में इसको संशोधन किया गया है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन हो, भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पुराने कानून को प्रस्तावित करके अधिनियमित किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो PCMA है 2006 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ है। यूनिसेफ बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रथा को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और संबंधित आकस्मिक मामले के अनुष्ठान पर रोक लगाना है। अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं हैं, कुछ मतलब उसमें परिभाषा सब दिया गया है। ओके, आपको तो बस बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 याद रखना है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस 2022 का विषय क्या है, थीम पूछ सकता है। जो इंटरनेशनल जो हैप्पीनेस डे 2022 था इसका आपका थीम पूछ सकता है तो बिल्ड बैक हैप्पियर इसका थीम था। याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है, बिल्ड बैक हैप्पियर। नेक्स्ट है वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर यूजुअली जो है अमूमन सभी को याद रहता है, जैसे रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, आपका रेलवे मिनिस्टर कौन है,
जहाज रानी मिनिस्टर कौन है, ये सब तो लगभग सभी को याद रहता है, लेकिन कुछ जो है समझ जैसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है ये सब आदमी भूल जाता है। जो भी राज्य मंत्री होते हैं वो उन सब का नाम लोग भूल जाते हैं, तो उनको भी याद रखिए। पर्यावरण मंत्री को याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पूछा आपका कि वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, तो अभी आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे दुखी देश का दर्जा दिया गया है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आया था 2022 का, ओके, इसमें इंडेक्स में पूछा है कि सबसे लोअर में किसका रैंक था, तो अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, तो वहाँ महिलाओं को तो कोई अधिकार है ही नहीं, ना ही वो पढ़ सकती है, ना ही स्कूल जा सकती है, ना वो पढ़ा सकती है, ना ही वो कोई काम कर सकती है बाहर में, मतलब उसको घर में ही रहना है। तो एक प्रकार से आदमी कैसे खुश रख सकता है, अपने घर में ही हमेशा रहे 24 आवर, तो कोई भी खुश नहीं रह सकता है। इवन जो पशु पक्षी हैं आप भी जानते हो, वो भी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब घूमते हैं, तब जाके भी उनको अच्छा लगता होगा। आदमी का भी वही है कि वो थोड़ा घूमेगा फिरेगा तब तो एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा, खुद को खोज पाएगा कुछ नया चीज़। लेकिन वहाँ महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर सबसे दुखी देश देखे तो आपका अफगानिस्तान है, ऑप्शन ए करेक्ट है, अफगानिस्तान। ये कुछ क्वेश्चन था आपका, इसमें करंट अफेयर्स है, जीएस है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों एकदम आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, उसी को मैच करते हुए उसी को ध्यान में रखते हुए आपका ये सारा क्वेश्चन है। जरूर आप इसको देखिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें जो बीएड पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और किताब के बारे में भी हमने चर्चा किया कि आप वहाँ से वो किताब परचेज कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको गांठ बांधना है ही होगा कि आपको अगर मेरिट में आना है, कम पैसे खर्च करके आपको अगर बीएड करना है तो आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बीएड करने में, आप याद रखिएगा। ऊपर से आपका 3 लाख पैसा खर्च हो जाएगा, और टाइम भी दोस्तों, टाइम भी खर्च होगा। प्रत्येक पीरियड में अटेंडेंस बनता है, यहाँ पर प्रत्येक पीरियड में अटेंडेंस बनता है आपको, मतलब ये एक बांध के रख देगा आपका। बीएड वाले जो भी कॉलेज हैं आपको बांध के रख देगा, आप कहीं जा नहीं सकते, कोई और काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा लगे ही तो गवर्नमेंट में जाइए, वहाँ अगर थोड़ा बहुत मैनेज भी हो जाता है तो आपको, लेकिन फ्री रहेंगे। यहाँ आपका पैसा भी लग जाएगा प्राइवेट में और फ्री भी नहीं रह पाएंगे। ऑल राइट, तो ये कुछ जानकारी थी बीएड से रिलेटेड। आप अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा लिंक है, आप जरूर उसको, टेलीग्राम लिंक है, आप उसको जो ज्वाइन कीजिए। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।